आपको बचपन का वो समय याद है जब हम यार दोस्तों घर वालों के साथ बैठकर लूडो खेलते थे, मनचाहा नंबर लाने के लिए क्या क्या दुआएं मांगा करते थे। अब यही लूडो प्लेयर स्पॉट ऐप पर आ गया है। यहाँ पर आप लूडो खेलकर 50 लाख रुपए तक का इनाम भी जीत सकते हैं। प्लेयर स्पॉट पर ही तो लूडो खेलने का असली मजा है। 50 लाख तक जीतो और एक क्लिक से इंस्टेंट विड्रॉ करो। इश्तिहार खत्म, अब दुनियादारी। द वर्ल्ड नैरोली अवॉइडेड रेडिएशन एक्सीडेंट। दुनिया एक अकल्पनीय रेडिएशन हादसे से बाल बाल बच गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का ये बयान 26 अगस्त की सुबह इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ था। ज़ेलेंस्की के बयान में चेतावनी का पुट था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? दरअसल 25 अगस्त को एक ऐसा मौका आया जब यूक्रेन का ज़पोरेज़िया न्यूक्लियर प्लांट बेहिसाब तबाही का केंद्र बनने की कगार पर पहुंच गया था। ज़पोरेज़िया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ये फिलहाल रूसी सैनिकों के कब्जे में है। इस प्लांट का कूलिंग सिस्टम बाहर से आने वाली बिजली से चलता है। रूस के कब्जे से पहले प्लांट को 4 कनेक्शन मिले हुए थे। युद्ध के दौरान 3 कनेक्शन पहले ही कट चुके हैं। 25 अगस्त को पड़ोस के कोल प्लांट में आग लग गई। इसके चलते चौथा कनेक्शन भी टूट गया। इसके बाद कूलिंग सिस्टम को बैकअप लाइन पर शिफ्ट करना पड़ा। अगर ये भी फेल हो जाता तो डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करना होता। अगर जनरेटर्स भी फेल हो जाए उसके बाद इंजीनियर्स के पास आपदा को टालने के लिए सिर्फ 90 मिनट का समय होगा। हालिया घटना में तो पावर ग्रिड को फिर से बहाल कर दिया गया, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक सवाल अक्सर चर्चा के केंद्र में आता रहता है, वो ये कि अगर बचाने की सारी कोशिशें फेल हो गईं तो क्या होगा। तो आज हम जानेंगे एक परमाणु आपदा की सूरत कैसी होगी, न्यूक्लियर हादसे की स्थिति में दुनिया के सामने बचाव का रास्ता क्या होगा और तमाम आशंकाओं के बावजूद भी न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे सुरक्षित क्यों माने जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर हादसे से जुड़ी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए कई रिकमेंडेशंस हैं ऑडियो बुक्स यानी बोलने वाली किताबों की। द यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील, होमी जहांगीर भाभा, 1962, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और चेरनोबिल। इन ऑडियो बुक्स को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। यहाँ पर लल्लन टॉप के साथियों के लिए एक खास ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर आधा पैसा माफ। करना क्या होगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का कोड डालना होगा। ध्यान रहे ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सूचना समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां आज बात इस पर होगी कि न्यूक्लियर हादसे की सूरत में दुनिया कैसे दिखेगी। शुरुआत श से यानी चैप्टर 1 से। पहले कुछ कहानियां सुनिए। नंबर 1, मैंने कभी नर्क को अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि वो जगह कैसी दिखती है, लेकिन हम जिस यातना से गुजरे शायद नर्क भी वैसा ही होता होगा। अगस्त 1945 में तेरुको यूएनो 15 बरस की थी। वो हिरोशिमा रेड क्रॉस हॉस्पिटल में नर्सिंग की स्टूडेंट थी। क़यामत के रोज़ वो क्लास जाने की तैयारी में जुटी थी। वो यूनिफॉर्म पहनकर बस्ता टांग रही थी। इतने में आसपास का तापमान सैकड़ों गुना बढ़ गया। कमरे के शीशे टूटकर बिखरने लगे। पेड़, पक्षी, जानवर, घर सब जल रहे थे। यूएनओ के सामने उसके कई दोस्त धुआं बनकर उड़ गए। वो किसी तरह जिंदा बच गई। 75 बरस बाद तेरुको यूएनओ ने BBC को अपनी कहानी सुनाते हुए कहा था, ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देना चाहिए। कहानी नंबर 2, कुमिको अराकावा नागासाकी जिला प्रशासन के दफ्तर में काम करती थी। 9 अगस्त 1945 को सायरन की तेज आवाज गूंजी। अराकावा और उनके दोस्त उत्सुकता में भरकर दफ्तर की छत पर पहुंचे। तभी उनके सामने तेज रोशनी चमकी और फिर पूरा शहर आग की लपटों में घिर गया। अराकावा जिस घर में रहती थी वो धमाके से महज 500 मीटर दूर था। जब तक लपटें शांत हुईं और वो अपने घर पहुंची, तब तक उनके माता पिता और 4 भाई बहन काल की गाल में समा चुके थे। 2012 में टाइम मैगजीन ने उनकी कहानी पब्लिश की थी। अराकावा उस समय 92 साल की हो चुकी थी। जब उनसे भविष्य की पीढ़ी को संदेश लिखने के लिए कहा गया, उन्होंने बस इतना कहा, नानी मो ओमू सुकानाई, यानी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा है। कहानी नंबर 3, 10 अगस्त 1945 को योशिरो यामावाकी के घर वाले परेशान थे। यामावाकी के पिता पावर स्टेशन में काम करते थे। शिफ्ट खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं लौटे थे।
यामावाकी 11 साल का था। घर वालों ने उसको खोज खबर लाने के लिए भेजा, साथ में उसके 2 भाई भी थे। रास्ते में उन्हें जलते पिघलते इंसानों का ढेर दिखा, हर तरफ बिखरे मांस दिखे। यामावाकी को अपने पिता की तलाश करनी थी। वो अपने भाइयों के साथ किसी तरह पावर स्टेशन पहुंचा। वहां गिनती के लोग दिखाई दे रहे थे, वे मलबा साफ करने आए थे। यामावाकी ने अपने पिता के बारे में पूछा। उन लोगों ने सामने की इमारत की तरफ इशारा कर दिया। इमारत जमींदोज हो चुकी थी। यामावाकी ने किसी तरह अपने पिता को ढूंढ लिया, मगर तब तक वो बाकियों की तरह लाश हो चुके थे। उनका शरीर आधा जला हुआ था। यामावाकी के पास 2 विकल्प थे, या तो वहीं पर अंतिम संस्कार कर दे या लाश को उठाकर घर ले जाए। फिर उन्होंने आसपास से लकड़ी जमा की और पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। अगली सुबह वो राख लेने आया, लेकिन लाश पूरी तरह से जली नहीं थी। तब उन्होंने सोचा सिर्फ खोपड़ी लेकर चलते हैं। उन्होंने लकड़ी की मदद से उठा भी ली, लेकिन बीच रास्ते में ही खोपड़ी फूट गई। ये दृश्य देखकर तीनों भाई भयानक डर गए। वे वापस कभी उस फैक्ट्री की तरफ नहीं गए। इस घटना को दर्ज कर रहे फोटोग्राफर हारुका साकागुची ने लिखा, मैं यामावाकी और उनके भाइयों की हिम्मत की कहानी सुनकर दंग रह गया। कम उम्र और बेहिसाब तबाही के बीच उन्होंने अपने पिता को सम्मानजनक विदाई देने की कोशिश की। वो असाधारण था। सच ही कहा गया है, मुश्किल वक्त सख्त इंसानों का निर्माण करता है। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए 2 परमाणु बमों ने पूरे शहर को विनाश के कगार पर ला दिया। अनुमान है कि दोनों हमलों में 5 लाख से अधिक लोग मारे गए। जो जिंदा बच गए वे आज भी उस सदमे को भुला नहीं पाए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी इस बात के उदाहरण थे कि इंसानों को क्या नहीं करना चाहिए। एक सीख ये मिली कि परमाणु हथियारों से दूर रहने में ही भलाई है, लेकिन दुनिया ने इससे सीख नहीं ली। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। हथियारों की रेस चलने लगी। ताकतवर देश परमाणु हथियारों का स्टॉक तैयार करने लगे। ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हो या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कई बार ऐसा हुआ कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर पहुंचकर वापस लौटी है। फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में भी कई बार न्यूक्लियर अटैक का अंदेशा जताया गया है। कहा जाता है जिस रफ्तार से रूस बढ़त गवा रहा है, राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हथियार चलाने का आदेश दे सकते हैं। अभी तक ये आशंकाओं के पिटारे में बंद है। भले ही न्यूक्लियर अटैक की बात कोसों दूर हो, फिर भी हादसे की गुंजाइश पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। खतरा कायम है। ये खतरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के फेल होने का, कूलिंग सिस्टम के बंद पड़ जाने का, रिएक्टर के बिगड़ जाने का। 25 अगस्त को स्थिति बन भी रही थी। रूस के नियंत्रण वाले ज़पोरेज़िया न्यूक्लियर प्लांट का कूलिंग सिस्टम जिस बिजली कनेक्शन पर चल रहा था, वो कनेक्शन अचानक से कट गया। बिजली तो वापस बहाल कर दी गई, लेकिन आशंका बाकी रह गई। दुआ यही रहेगी कि ऐसा कभी ना हो। फिर भी अगर हादसा हो जाए तो क्या होगा, ये समझने के लिए हमें इतिहास का रुख करना होगा। साल 1939 दुनिया को न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन के बारे में पता चला। इसके तहत यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटॉमिक न्यूक्लियस को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान बेहिसाब ऊर्जा रिलीज होती है, रेडियो एक्टिव चीजें बनती हैं और कई न्यूट्रॉन्स भी बाहर आते हैं। फिर ये न्यूट्रॉन्स इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और इससे चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। अगर इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल किया जाए तो इस चेन रिएक्शन से बिजली मिल सकती है, और अगर इसको अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये परमाणु बम बनकर दुनिया को तबाह कर सकता है। न्यूक्लियर फिशन का पता चलने के तुरंत बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इसी समय अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी भेजी। उन्होंने एटम बम की तैयारी शुरू करने का सुझाव दिया था। रूजवेल्ट ने चिट्ठी की बात मान ली। उन्होंने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसके तहत परमाणु बम के साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर की संभावनाओं पर भी रिसर्च होनी शुरू हुई। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने पहला सफल परीक्षण किया और 3 हफ्ते बाद जापान पर इसका अमल भी कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च तेज हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि फिशन से मिलने वाली हीट का सही इस्तेमाल किया जाए तो इससे बिजली की कमी पूरी की जा सकती है। उस दौर में दुनिया में बस 2 महाशक्तियां बची थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों जगहों पर काम शुरू हुआ। 1951 में अमेरिका को पहली सफलता मिली। इदाहो के रेगिस्तान में बना एक्सपेरिमेंटल ब्रीडर रिएक्टर 1 EBR-1 बिजली बनाने वाला पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया। 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने एटम्स फॉर पीस की शुरुआत की। इसके तहत परमाणु तकनीक के जरिए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने पर जोर दिया गया।
उधर सोवियत संघ ने 1946 में ही काम शुरू कर दिया था। उन्हें पहली बड़ी सफलता 1954 के साल में मिली। जून 1954 में ओब्लिंस्क न्यूक्लियर रिएक्टर ने पावर ग्रिड को बिजली पहुंचानी शुरू की। ये पहली बार था जब बिजली रिएक्टर से बाहर की जरूरतों को पूरा करने में सफल रही। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्थापना की। भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में बना। फिलहाल देश में कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। मार्च 2019 की नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 450 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। इनमें दुनिया की कुल जरूरत की 11% बिजली बन रही थी। ये ग्राफ समय के साथ ऊपर जा रहा है। इसकी वजह क्या है? दरअसल ये ऊर्जा पारंपरिक सोर्सेस की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्वच्छ है। कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया भर में 70 लाख से अधिक लोग एयर पोल्यूशन का शिकार होते हैं। इस प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधनों से चलने वाले रिएक्टर्स से निकलता है। ग्रीन एनर्जी की बात की जाए तो पानी से बनने वाली बिजली सबसे अधिक खतरनाक मानी जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हुई दुर्घटनाओं से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। 1975 में चीन के हेनान प्रांत में बेंचियाओ बांध टूटने के कारण 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। पनबिजली परियोजनाओं में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर न्यूक्लियर प्लांट्स में हुए हादसों की बात करें तो अभी तक ऐसे लगभग 10 हादसे हो चुके हैं। सबसे पॉपुलर उदाहरण चेर्नोबिल और फुकुशिमा का है। अप्रैल 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल डिजाइन में गड़बड़ी और प्रशिक्षित लोगों की कमी के कारण रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ। इसके बाद रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैलने लगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हादसे में 46 लोगों की मौत हुई। इस आंकड़े की सत्यता पर कई सवाल उठते हैं। चेर्नोबिल हादसे के कारण 3.5 लाख लोगों को बाहर निकाला गया। रेडियो एक्टिविटी के कारण लगभग 5000 लोगों को कैंसर हुआ और वे बाद में उसी वजह से जल्दी मर गए। चेर्नोबिल में धीरे धीरे जीवन लौट रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में रूसी सैनिकों ने रिएक्टर पर कब्जा कर लिया था। आशंका जताई जा रही थी वे न्यूक्लियर वेस्ट को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। जहां तक फुकुशिमा की बात है, जापान में है। 2011 में जापान में सुनामी आई थी। सुनामी के कारण 3 रिएक्टर्स को मिल रही पावर सप्लाई बंद पड़ गई। इससे कूलिंग सिस्टम ठप हो गया। इसका नतीजा ये हुआ 3 दिनों के भीतर कोर पिघल गए। दिसंबर 2011 में प्लांट को बंद करना पड़ा। इसके बाद प्रदूषित पानी को साफ करके ठिकाने लगाने का काम शुरू हुआ। यह आज तक चल रहा है। हादसे के कारण 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। जापान सरकार कहती है इस हादसे में रेडियो एक्टिविटी के कारण एक भी मौत नहीं हुई। जो लोग मारे गए वे सुनामी के कारण हताहत हुए। फुकुशिमा हादसे के बाद जापान ने अपने सभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगभग बंद कर दिया। सरकारें नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करने से कतराती रहीं। इस वजह से जापान को ऊर्जा जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन पर शिफ्ट होना पड़ा। हालांकि 25 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इसमें बदलाव की बात कही है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई। इसका असर जापान पर भी पड़ा है। किशिदा ने अत्याधुनिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने और बंद पड़े रिएक्टर्स को चालू करने के लिए एक सरकारी कमेटी बनाई है। जापान 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बना रहा है। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की अहम भूमिका होगी। जापान की जनता इस फैसले को किस तरह से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अब प्राकृतिक कारणों से हुई एक भी मौत दुखद है, ये कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बड़े स्तर पर और तुलनात्मक नजरिए से देखें तो न्यूक्लियर रिएक्टर से नुकसान कम है, मगर पेच अभी भी बाकी है। अभी तक न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो हादसे हुए हैं उन्हें बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया। ऐसा इसलिए कि ये हादसे अनियंत्रित नहीं हुए। समस्या की जड़ का जल्द ही पता लगा लिया गया था। अगर हम परिस्थिति को बदल दें तो क्या होगा? मान लीजिए कोई दुश्मन देश साइबर अटैक कर दे या जानबूझकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर बम गिरा दे तो क्या हो सकता है? यूक्रेन के ज़पोरेज़िया में यही आशंका बढ़ रही है। अगर कभी उसमें अनियंत्रित हादसा हुआ तो क्या होगा? ज़पोरेज़िया दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूरोप में ये पहले नंबर पर आता है। इसमें 6 संयंत्र हैं। हर एक संयंत्र में 950 मेगावाट बिजली बनती है। पूरे प्लांट से 5700 मेगावाट। इतनी बिजली 40 लाख घरों को रोशन करने के लिए काफ़ी है। जानकारों का कहना है कि हादसे का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि हादसा हुआ कैसे। रिएक्टर्स को हमेशा ठंडा रखना होता है। अगर किसी वजह से कूलिंग सिस्टम रुका तो फ्यूल पिघलने लगेगा। ऐसे में प्रेशर बढ़ेगा और रिएक्टर में धमाका हो सकता है। धमाके के बाद हवा में रेडियो एक्टिविटी फैलेगी। ये इंसानों के लिए खतरनाक होगी।
ज़पोरिज़िया के आसपास रहने वाले लोगों को इलाका खाली करना पड़ेगा। रेडिएशन का असर सालों तक रह सकता है, इसलिए ये इलाका कई वर्षों तक रिहाइश के काबिल नहीं रह जाएगा। जो लोग रेडिएशन की जद में आएंगे, अगर वे तुरंत बीमार नहीं भी पड़ते हैं तो कुछ समय बाद उनमें कैंसर या स्किन से जुड़ी दूसरी बीमारियां देखी जा सकती हैं। रेडिएशन कहाँ तक फैलेगा इसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। ये पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करेगा। ज़पोरिज़िया की लोकेशन के मुताबिक रेडिएशन पूरे यूरोपीय महाद्वीप तक फैल सकता है। रेडिएशन की स्थिति में बचाव का रास्ता क्या है? पहला रास्ता है बाहर निकलना। लोग रेडिएशन के केंद्र से जितनी दूर जाएंगे वे उतने सुरक्षित होंगे। हालांकि वॉर जोन से लोगों को सुरक्षित निकालना अपने आप में मुश्किल होगा। दूसरी बात, लोगों को खुद पर काबू रखना होगा। डॉक्टर्स का मानना है कि रेडिएशन से ज़्यादा रेडिएशन का डर लोगों को बीमार कर सकता है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका, दूसरी तरफ रेडिएशन का खतरा। ये दोहरी मार होगी। शारीरिक नुकसान से अधिक खतरा मानसिक नुकसान का होगा। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर की ताकतवर संस्थाएं और देश मिलकर इस तरह की किसी भी आपदा को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम उन्हें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। 2 अपडेट्स हैं, एक एक कर जान लेते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, टिट फॉर टैट, माने जैसे को तैसा। पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों इस कहावत पर खूब अमल किया जा रहा है। कैसे? अभी चंद दिन पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एंटी टेरर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप लगे थे इस एफआईआर के पीछे सत्ताधारी पार्टी की साजिश थी। केंद्र की सत्ता में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गठबंधन वाली सरकार है। अब पीटीआई ने इमरान पर हुई एफआईआर का बदला लिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पीटीआई गठबंधन की सरकार है। चौधरी परवेज इलाही मुख्यमंत्री हैं। उनको पंजाब में इमरान खान की पार्टी पीटीआई का समर्थन हासिल है। उनके होम टाउन में पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह पर एंटी टेरर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले कुछ वक्त में इमरान और इलाही की करीबी बढ़ी है, लिहाजा ये बात कही जा रही है कि राणा सनाउल्लाह पर जो एफआईआर की गई है वो इमरान का बदला है। अब आपको परवेज इलाही की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के एक नेता का बयान सुनाते हैं। नाम है मुनिस इलाही। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने तो इमरान खान के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन आम जनता ने राणा के खिलाफ सच्ची मुच्ची वाला केस दर्ज किया है। दूसरी अपडेट का संबंध एक प्राकृतिक आपदा से है। पाकिस्तान इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। इसके कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इस बाढ़ में अब तक 343 बच्चों समेत 937 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के कारण 3 करोड़ से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। पाकिस्तान में अगस्त महीने में अब तक 160 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। ये औसतन बारिश से 241% ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित सिंध और बलूचिस्तान प्रांत हैं। दूसरी सुर्खी जापान से है। जापान के पुलिस चीफ इटारू नाकामुरा ने पद छोड़ने का ऐलान किया है। नाकामुरा ने कहा कि वो शिंजो आबे की सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी ले रहे हैं। 8 जुलाई को आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले शिंजो आबे की हत्या के मामले की जांच हुई थी। इसमें हत्या के लिए पुलिस की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया गया था। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने घटना की फुटेज का आकलन कर चूक की बात कही है। उन्होंने बताया था कि शिंजो आबे के बॉडीगार्ड उन्हें बचा सकते थे, हमले के वक्त उन्हें दूसरी तरफ धकेल सकते थे या कवर कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी दक्षिण कोरिया से है। दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर लगातार घट रहा है। इस साल ये दर 0.81 पर पहुंच गया है। 2021 में दर एक बच्चा प्रति जोड़ा थी। आसान भाषा में कहें तो 2018 में दक्षिण कोरिया में हर एक जोड़ा एक बच्चा पैदा कर रहा था। विकसित देशों में दर 1.6 की है। आदर्श प्रजनन दर 2.1 की मानी जाती है। माने अगर एक जोड़ा औसतन 2 बच्चे पैदा करता है तो जनसंख्या का संतुलन बना रहता है। पिछले 60 सालों में पूरी दुनिया में प्रजनन दर में गिरावट देखी गई है, लेकिन दक्षिण कोरिया का हाल वो ज़्यादा ही खराब है। यहाँ 1970 के दशक की शुरुआत में हर महिला औसतन 4 बच्चे पैदा करती थी। प्रजनन दर का संबंध देश की जनसंख्या से होता है। घटती जनसंख्या किसी देश के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जाहिर सी बात है, प्रजनन दर कम होने से देश में युवा आबादी कम और बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी। इससे पेंशन का खर्चा, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्चा भी बढ़ेगा। 2021 में दक्षिण कोरिया में जन्म से ज़्यादा मौतें दर्ज की गई थी। प्रजनन दर में कमी का कारण क्या है? जानकारों का मानना है इसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक दबाव है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। घरों की कीमतों और
रोज़मर्रा के सामान भी महंगे हो रहे हैं। ऐसे में बच्चा आने से उनके ऊपर दबाव बढ़ता है। लोगों को अपने करियर की चिंता भी रहती है। इस वजह से वे बच्चा पैदा करने में झिझक दिखाते हैं। देश दुनिया की बाकी हलचल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।